लोंदे ज्वेलर्स, शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, उदय पाइल्स हॉस्पिटल। देवेंद्र ने अब ये कहते हैं कि नहीं, मेरे डिपार्टमेंट के लोगों ने उनको बराबर ये रोड के बारे में जानकारी दी। अरे कितना भ्रष्टाचार! 18 करोड़ का रोड 250 करोड़ में 250 करोड़ पर गया। मजाक लगा दिया आपने। ये दूसरे पार्टी के लोगों को, दूसरी गवर्नमेंट को गिरा रहे। ईडी के भरोसे पे, सीबीआई के भरोसे पे, कोर्ट के भरोसे, इलेक्शन कमीशन के भरोसे पे, पार्टी के पार्टी और भ्रष्टाचारी भी हो उसको अपने पार्टी में ले रहे। तो लोगों में एक डर पैदा हुआ कि देश कहां जा रहा है। वो स्मृति ईरानी वो सिलेंडर के गैस पे बैठ गई, अपने कंधे पे गैस लेके चलती थी। ये सब नाटक आप करने वाले लोग, अरे खुद तो जरा देखो तो, आपको थोड़ी भी नहीं है। इतने दिन से कांग्रेस सत्ता में है, 70 साल में बोलते रहे, लेकिन हमारे कांग्रेस के ऑफिस सब जगह नहीं बने। जो भी बने होंगे चंदे से बने। तुम्हारे यकायक कैसे बन गए? पूरे हिंदुस्तान में 435 जिलों में तुम्हारे ऑफिस बन गए, सेंट्रल कार्यालय बन गए। 7 स्टार का उनका दिल्ली का ऑफिस बना। 1000 करोड़ का हॉस्पिटल आज तक नहीं हुआ। और आरएसएस का तो कोई अकाउंट नहीं है, आरएसएस के पास कोई पैसा नहीं है, आरएसएस कभी चंदा नहीं लेता। तो ये पैसा कहां से आया? सत्ता में रहकर आपने सत्ता का उपयोग करके उन लोगों से पैसे वसूल किए और फिर उनको कुछ ना कुछ तो फेवर दिया ही होगा आपने बड़े बड़े उद्योगपतियों। यही इनका चलन है, यही इनका रास्ता है। तो कांग्रेस ने सबसे ज्यादा चुनाव जीती है क्या? तो 1-2 चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं, और वो भी ऐसे झूठे नारे देकर और लोगों को इस प्रकार बेवकूफ बना के तो कांग्रेस ने चुनाव नहीं जीते। केंद्र सरकार ने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन 9 साल में सिर्फ 9 लाख लोगों को ही रोजगार मिल पाया। देश के अन्नदाता से लेकर आम जनता तक हर कोई महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी से परेशान है। आगामी चुनाव में देश की जनता बदलाव करेगी और देश में कांग्रेस सत्ता पर आएगी, ऐसा कहना है पूर्व केंद्रीय मंत्री विलास मुत्तेमवार का। मुत्तेमवार ने केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली पर रोष जताते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। वक्त पर ब्लॉक में जो संगठन की स्थिति है वो क्या है, ये देखने का सिलसिला बार बार होते रहता है। उसके मुताबिक ये हर ब्लॉक का रिव्यू लेने का काम हमने किया। 16 ब्लॉक हो गए और आज 2 ब्लॉक है। वो शाम को वो 2 ब्लॉक हो गए। नागपुर में कांग्रेस के 18 ब्लॉक और 18 ब्लॉक में 2-2 प्रभाग, और अगर उसमें नगर सेवक बोलेंगे तो हर प्रभाग में 4 नगर सेवक। इस तरीके से करीबन 150 के करीब ये नगर सेवक, 18 ब्लॉक, फिर 18 ब्लॉक में हर ब्लॉक की कार्यकारिणी, प्रभाग के अध्यक्ष, उनकी कार्यकारिणी, और इन सब लोगों का काम है कि उस प्रभाग में जो बूथ है, तो हर प्रभाग में 115, 120, 100 से ऊपर बूथ है, तो वो बूथ के अध्यक्ष और उस पर 10-10 लोग कार्यकर्ता जब चुनाव में वो जाएंगे, तो ये इतना बड़ा काम है। यानी एक ब्लॉक में करीबन 1500-1800 लोग होते हैं। तो वो जब चुनाव होगा तो तब एकाएक अपन वो काम को शुरुआत करेंगे तो वो बरोबर नहीं है। तब तक अपनी यंत्रणा यानी हमारी सेना बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। इसके लिए बार बार अपने को ये एक्सरसाइज करना पड़ेगा। नहीं, मुद्दे तो अभी राष्ट्रीय मुद्दे हैं। मुद्दे तो कोई और मुद्दे एक नहीं है, कई मुद्दे हैं। और आज जैसे हमने अभी फीडबैक लिया कि भाई ये ब्लॉक में कैसा काम चल रहा है, संगठन की कैसी स्थिति है। एक तो अच्छा हुआ कि हमको मालूम हो गया कि कौन सा ब्लॉक कैसा है, वहाँ के अध्यक्ष नियुक्त हुए कि नहीं, कार्यकारिणी हुई कि नहीं, उसके बाद में बूथ पे अध्यक्ष नियुक्त हुए कि नहीं, और हर अध्यक्ष के पीछे 10 है कि नहीं, कुछ जगह 8 हुए, कुछ जगह 5 हुए, ये तो अपने को मालूम तो हो गया। अब ये सारी कार्यकारिणी में करीबन 20,000 लोग होते हैं। तो इस 20,000 लोगों में से 15,000 लोगों के टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर आज नगर कांग्रेस कमेटी के पास है। तो इतनी बड़ी यंत्रणा अपने पास है। जैसे बीजेपी प्रचार करती ना, वैसा नहीं, हमारे पास भी इस तरह की यंत्रणा है। तो उसकी रिवीजन लेने का ये काम हुआ। अब रहा सवाल कैसा रहता कि संगठन का काम ही चुनाव में अपने प्रत्याशी को
जीत दिलाने का रहता है और जीत मुद्दों पर होती है, प्रिंसिपल पे होती है। तो मुद्दों को लेकर आज चुनाव होने वाले हैं 2024 के। तो मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा है कि आज बीजेपी के शासन में मोदी और उसके सारे लोगों के द्वारा एक जो नफरत की राजनीति चल रही है, समाज में, जात में या तो धर्मों के बीच लड़ाने का को काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश तो एक आइडेंटिफाइड हो गया कि ये बुलडोजर से दूसरे धर्म के लोगों पे ये अत्याचार कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। यानी एक धर्म को टारगेट करके आप राजनीति कर रहे हो तो ये देश के लिए ठीक नहीं है। आप एक चुनाव जीत जाएंगे, 2 चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन देश बहक जाएगा, देश तहस नहस हो जाएगा। जो देश को बनाने के लिए इतने दिन लगे, 75 साल, अभी अपन ने 1 साल के पहले अमृत महोत्सव आज़ादी का अपन ने मनाया। तो अमृत महोत्सव का क्या मतलब होता है? अमृत महोत्सव में सारे लोग मिलजुल के अगर रहेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। और फिर इनका तो वसुधैव कुटुंबकम इस प्रकार का नारा है। तो जब वसुधैव कुटुंबकम बोलते हो तो एक धर्म के प्रति नफरत फैलाने का काम कैसे क्या हो रहा है? क्या बात है कि मुजफ्फरनगर में परसों के दिन, अभी 4 दिन के पहले, एक प्राइमरी टीचर ने एक मुस्लिम विद्यार्थी को तमाचा मारने के लिए क्लास के और लड़कों को बोला, मुस्लिम लड़के को, और वो एक विशेष धर्म की, एक विचारधारा की वो टीचर है। अब वो आर्गुमेंट में कह रही कि मैं अपंग हूँ, मैं उठकर उसको मार नहीं सकती थी। तो ऐसा तो कभी देखा नहीं। अच्छा, एक बच्चे से चाटा मार दी, वो पूरे क्लास को मारने के लिए लगाया, उसकी वीडियो फिल्म है और उसका कैसे क्या समर्थन कर रहे? ऐसा कभी होता नहीं। एक तमाचा मार, अच्छा उसको क्लास के बाहर निकाल देती उसको। हम भी तो अभी बचपने में क्लास के बाहर गए, नीचे बैठने की, उठक बैठक मारने की हमको सजा हुई। तो ये कोई तरीका नहीं, ये कोई देश आगे जाने का ये कोई उदाहरण नहीं है। सारे समाज, सारे धर्म एक साथ चलेंगे। आज हमारा एजेंडा क्या है? आपने जब सत्ता में आ रहे थे तो आपने बड़े लुभावने नारे दिए। पहली बात तो बोला कि आज तक कांग्रेस का राज आपने देखा, लेकिन जो बीजेपी है, पार्टी विथ अ डिफरेंस, कि हमारी पार्टी अलग प्रकार की पार्टी है और वो आने वाले दिनों में हम दिखाएंगे। आपने कहा कि देश में बेकारी बढ़ गई है मनमोहन सिंह साहब के ज़माने में, हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। कहाँ है 2 करोड़ लोगों को रोजगार? अभी आज ही मैंने पेपर में पढ़ा कि ये 9 साल में सिर्फ 9 लाख लोगों को ये मोदी सरकार ने रोजगार दिए। 10 साल में या तो 9 साल में 18 करोड़ को देना चाहिए था, वो तो नहीं दिया, लेकिन जो रोजगार थे वो 12 करोड़ कम हो गए। फिर भी आपको कोई लेन देन नहीं है। आपने कहा कि रुपया दिन ब दिन नीचे गिर रहा है, इस तरह ये देश की हालत नीचे गिर रही, उसका ये है। और जब प्रधानमंत्री, रुपया जब नीचे गिरता है तो प्रधानमंत्री भी नीचे गिरता है। अरे भाई, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब प्रधानमंत्री थे तब रुपया 63 का था, डॉलर 63 का था, अभी वो 83 का हो गया, 20 रुपए का फर्क पड़ गया। यानी पाकिस्तान जैसी अपने रुपए की हालत हो रही है। तो फिर आपकी कथनी और करनी में फर्क है। आपने लोगों को वादा किया कि 15-15 लाख रुपए यूं ही आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे। कितना झूठ पे झूठ, कितना झूठ पे झूठ। किसानों को कहा आपने कि आपके माल को 1.5 गुना, आपके जितना लागत है उससे 1.5 गुना आपको उसका मूल्य मिलेगा। एक भी वादा आपने पूरा नहीं किया, सिर्फ नारों के भरोसे पे आपकी राज चल रहा है। जो लोग हताश थे, जो लोग निराश थे, कह रहे भाई ये तो मोदी आगे बढ़ रहा है, ये मोदी का इतना आतंक, इनके लोगों का आतंक है, ये दूसरे पार्टी के लोगों को, दूसरी गवर्नमेंट को गिरा रहे, ईडी के भरोसे पे, सीबीआई के भरोसे पे, कोर्ट के भरोसे पे, इलेक्शन कमीशन के भरोसे पे, पार्टी और भ्रष्टाचारी भी हो उसको अपने पार्टी में ले रहे। तो लोगों में एक डर पैदा हुआ कि देश कहाँ जा रहा है। और जो देश प्रेमी लोग हैं, जिनको इस देश की आज़ादी अच्छी लगती, इस देश का वातावरण अच्छा लगता है, इस देश का संविधान अच्छा लगता है, वो लोग जो हताश थे, उनमें एक नया विश्वास आया।
वो विश्वास पैदा करने का काम राहुल गांधी ने किया है 4000 किलोमीटर की वो यात्रा निकाल के। भारत जोड़ो का मतलब लोग जो अलग अलग है उनको एक जगह लाने का। और फिर उन्होंने कहा डरो मत, संघर्ष करो। बाबा साहब ने भी वही कहा था, पढ़ो लिखो और संघर्ष करो, एकत्र हो। वही बात राहुल गांधी ने की है। तो मैं समझता हूं कि समय की ये पुकार है, अब लोगों ने जाग जाना चाहिए। और ये जो भ्रमिष्ट है, ये भ्रम जो फैलाते हैं, उसका मुकाबला करना चाहिए। नहीं, ईवीएम का तो एक मुद्दा है, लोगों के मन में ईवीएम के प्रति विश्वास नहीं। वो तो बार बार मांग हो रही है कि ईवीएम को बदलो और बैलेट पेपर से आप चुनाव लीजिए। जहां तक ये पहली बार हुआ और ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा है कि हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको हाथ में लेकर ये अपने पार्टी की ताकत बढ़ा रहे, उनको हाथ में लेकर ये अपोजिशन पे दबाव डाल रहे। ईडी का ही डर बता के इन्होंने शिवसेना के लोग फोड़ा, ठाकरे साहब की सरकार गिरा दी। ईडी का ही डर बताकर इन्होंने राष्ट्रवादी की वो पार्टी को तोड़ा। और ये क्या मजाक है, 23 जून को प्रधानमंत्री खुले तौर पर अपने कार्यकर्ता के सामने बोलते कि 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार करने वाली ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, ये भ्रष्ट पार्टी है। और 3 दिन के बाद आप सब लोगों को अपने पार्टी में लेते हो, उनको पवित्र करते हो और उनको अपने साथ बैठा लेते हो, सत्ता में भागीदार करते हो। ये कहां की राजनीति है? ऐसी बोलने का तात्पर्य यह है कि जो भ्रष्टाचारी है यदि वो भाजपा में शामिल हो जाए तो उनका भ्रष्टाचार, हाँ वही, इनके पास ऐसा कौन सा धुलाई का पाउडर है जो इनके पास आओ उनको व्हाइट वॉश करो और वो साफ हो जाते, उनके सारे पाप धुल जाते। तो ये नरेंद्र महा झूठ बोलता है और यहां देवेंद्र झूठ बोलता है। ये देवेंद्र को तो मेरे को समझ में नहीं आता, इसीलिए वो ठाकरे ने बोला था इनको कि ये कलंक है करके। बताइए, देवेंद्र ने खुद कहा था, उसका तो छोड़ दीजिए अब नरेंद्र का, वो तो देश के लिए। देवेंद्र ने उन्होंने कहा था कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है और बैल मंडी पे सारे कागज पत्र लेके ये राज्यपाल के पास गए थे कि हमारे पास ये सिंचन घोटाले में इतने प्रूफ है और अगर ये इन पे कार्रवाई हुई तो दादा और बाकी सब तटकरे और ये बाकी सब लोग चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। तो कहां गया चक्की पीसिंग एंड पीसिंग? और फिर कहा था कि राष्ट्रवादी में ना तो मैं जाऊंगा ना राष्ट्रवादी के साथ कभी मैं सरकार बनाऊंगा। यानी किसी ने मुझे पूछा, बोले कि अगर तुम अविवाहित तो उन्होंने कहा कि मैं अविवाहित रहना पसंद करूंगा लेकिन राष्ट्रवादी के साथ नहीं जाऊंगा। अरे बाप रे, कितना झूठ! अरे आपसे इस तरह की अपेक्षा नहीं है। आप एक नेता हो, राज्य के मुख्यमंत्री थे, आपने कितने वादे किए, आप बोलते क्या हो और करते क्या हो? तो ये सब लोग देख रहे हैं, वातावरण के खिलाफ है। हमने जो आज 16 ब्लॉक की जो मीटिंग ली, लोगों ने कहा कि जनता के मन में रोष है। वो तो पेट्रोल के भाव से त्रस्त है, वो डीजल के भाव से त्रस्त है। गैस जो जब मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी तो वो 360-400 था, आज 1200 के ऊपर चला गया है। खाने का तेल, मिट्टी का तेल, खाने का आटा, चावल के दाम ये सारे नीचे आ गए। बेकारी का ग्राफ, लोगों के पास रोजगार नहीं है और इनकी चोरी करने का, भ्रष्टाचार करने का चालू है। वो सीएजी का रिपोर्ट अभी आया, 7 ऐसे महकमे और 7 ऐसे उदाहरण हैं जिसमें मोदी और उनके मंत्री, उनका भ्रष्टाचार उन्होंने उजागर किया है, लेकिन कोई हक बम नहीं, कोई चर्चा नहीं है। और बस वो उसको दरकिनार कर दिया इन लोगों ने। सीएजी का कोई मतलब नहीं है। सीएजी यानी अपने यहाँ का एक संवैधानिक संस्था है, उसको कोई महत्व नहीं है, ऐसा नहीं होता। वो कोई डीएजीपीटी का मुख्य बाबू नहीं है, वो महालेखाकार है। वो उन्होंने ऑब्जेक्शन लिए है और अपने गांव के जो मंत्री है, ईमानदारी का पुतला, वो भी, उनका भी मंत्रालय उसके अंदर आया। और इतना भ्रष्टाचार, क्योंकि सबसे ज्यादा काम इनके ही मंत्रालय में हुआ, ऐसा ही बताते कि करोड़ों रुपए के रास्ते इन्होंने बनाया, लाखों रुपए के रास्ते इन्होंने बनाया। हर दिन 5,000 का रास्ता, 4,000 का रास्ता रोज अनाउंसमेंट करते रहते। तो जहां ज्यादा हुआ वहां तो भ्रष्टाचार होगा। और कोई भी माई का लाल आके बता दे मुझे कि ये रास्ते बनाने के काम में भ्रष्टाचार नहीं होगा, इसके बाद मैं बात करना छोड़ दूंगा। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ, उन्होंने सामने लाया।
अब ये कहते कि नहीं, मेरे डिपार्टमेंट के लोगों ने उनको बराबर ये रोड के बारे में जानकारी दी। अरे कितना भ्रष्टाचार! 18 करोड़ का रोड 250 करोड़ में 250 करोड़ पर गया। मजाक लगा दिया आपने। जनता के पैसे के साथ इस तरह आप खिलवाड़ करते, इतना भ्रष्टाचार करते हो। और वो भारतमाला रोड, उसमें हजारों करोड़ रुपए लगा दिया आपने, 75,000 करोड़। मजाक लगा दिया लोगों के, और बताना ऊपर से कि मैं बहुत ईमानदार हूं। लोगों ने अब कहना शुरू हो गया कि मोदी के साथ इनके, अरे मोदी जाओ, ये दोनों बताओ ना, दोनों के भ्रष्टाचार सामने आए। क्योंकि ये जो 18 करोड़ वाला, 18 के 250 करोड़ हुए हैं, इसकी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ये इसका संचालन करती, ये इनकी एक्सरसाइज करती है, रिव्यू करती है, और उसके अध्यक्ष है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री भी ये भ्रष्टाचार में लिप्त है और गडकरी भी लिप्त है। दोनों चोर चोर मौसरे भाई। अब उनके आपस के वाद होंगे, कोई बड़ा चोर कोई छोटा चोर, लेकिन चोरी तो हुई है ना, उसका खुलासा होना चाहिए। और जिस तरीके से पिछले बार जब यूपीए की सरकार थी तो इन्होंने कोलगेट को लेकर क्या आरोप लगाए, मैं तब भी संसद में था, और इन्होंने वो संसद नहीं चलने दिया। हमारे हाउस में सुषमा स्वराज थी, उन्होंने हाउस नहीं चलने दिया, और राजीनामे किसी, हम चुपचाप नहीं बैठेंगे, हाउस नहीं चला, एक महीना तक हाउस नहीं चलने दिया। और वहाँ जेटली, उन्होंने हाउस नहीं चलने दिया। अरे वो स्पेक्ट्रम में राजा का प्रधानमंत्री को राजीनामा लेना पड़ा। कोलगेट में वो बागरोडिया करके हमारा कोल मंत्री है, उसने राजीनामा दिया, और राव साहब अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब पे भी आरोप लगे, लेकिन कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, दोनों निर्दोष है। आज राजा आज पार्लियामेंट में बैठा है, लोकसभा का मेंबर लेके, वो कानी मोजी उस पर आरोप लगाया, वो भी लोकसभा में बैठी है। अब वो उसके बाद आरोप सब, और कोलगेट में उन्होंने बोला कि ये नॉशनल है, ऐसा अंदाज से बोला गया, ये घाटा है, इसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। लेकिन इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, और कितना भ्रष्टाचार हुआ है। पैसे खर्चा हुए हैं, वहां कोई पैसे खर्चा नहीं हुए थे। तो ये इनकी सबकी ये जो मिली भगत है, चोरी सब कर रहे, भ्रष्टाचार सब कर रहे, लेकिन उंगली दूसरे पे बताते कि उससे मैं ईमानदार हूं, मुझसे वो चोर है, इस प्रकार से। देखो, लोगों के मन में ये गुस्सा है, और हमेशा मन परिवर्तन जब होता है तभी मत परिवर्तन होता है। आज लोगों का मन परिवर्तन हुआ है, उनको ये रियलाइज हो रहा है कि ये सिर्फ बात करने वाले लोग हैं, इन्होंने विकास तो कुछ नहीं किया, देश एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। आगे बढ़ने का क्या मापदंड है, क्या मूल्य मापन है कि भाई देश के लोगों को रोजगार मिला है, महंगाई कम हुई है। जो प्रॉब्लम को लेकर इन्होंने इतना तमाशा किया, इतने आंदोलन किए, महंगाई को लेकर, टमाटर के भाव और प्याज के भाव को लेकर, गडकरी साहब जब अध्यक्ष थे तो उन्होंने अपने गले में वो प्याज की माला डाली थी। वो स्मृति ईरानी वो सिलेंडर के गैस पे बैठ गई थी, अपने कंधे पे गैस लेके चलती थी। ये सब नाटक आप करने वाले लोग, अरे खुद तो जरा देखो, तो आपको थोड़ी भी नहीं है कि आप क्या कर रहे थे, क्या कह रहे थे, और आज आपके वक्त में क्या आपने डिलीवर किया। कुछ डिलीवर नहीं किया आपने, जो वादे किए कुछ डिलीवर नहीं किया। इतना बड़ा नोटाबंदी का डिसीजन लिया, नोटाबंदी काहे के लिए हुई, इनको चोरी करने के लिए, इनका नंबर 2 का पैसा बाहर लाने के लिए। कहाँ काला धन आया, कहाँ काला धन आया? जितने आपके नोट थे उतने वापस आ गए, और ज्यादा क्या आए तो वो आपके थे। और तभी तो सारे हिंदुस्तान में बीजेपी के ऑफिस बनाने का काम हुआ। इतने दिन से कांग्रेस सत्ता में है, 70 साल में बोलते रहे, लेकिन हमारे कांग्रेस के ऑफिस सब जगह नहीं बने, जो भी बने होंगे चंदे से बने। तुम्हारे यकायक कैसे बन गए? पूरे हिंदुस्तान में 435 जिलों में तुम्हारे ऑफिस बन गए, सेंट्रल कार्यालय बन गए, 7 स्टार का उनका दिल्ली का ऑफिस बना। यहाँ भी अभी बनने के लिए रोक के रखा है, जमीन पे जमीन बढ़ा रहे, खरीद रहे, जो भाव में मार्केट भाव में वो जमीन खरीद रहे तिलक पुतले के पास। तो ये पैसा कहाँ से आया आपके पास? आज हमारे देवेंद्र फडणवीस ने 1000 करोड़ का इतना बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बना लिया, कहाँ से पैसे आए ये लोग? अरे तुम मुख्यमंत्री थे तो नागपुर के तुकडोजी महाराज कैंसर हॉस्पिटल था,
जो लोगों के पैसे से बना। टुकड़ो जी महाराज की इच्छा थी कि यहाँ के लोगों का कैंसर दूर हो। आपने सत्ता में रहते वो कैंसर हॉस्पिटल को मदद नहीं किया, लेकिन अपना आरएसएस का एक वो 1000 करोड़ का आपने हॉस्पिटल बना दिया। पैसे कहाँ से आए? सीएसआर फंड के। इस राज्य के या देश के उद्योगपतियों ने आपके कहने से पैसे दिए। किसी ने 100 करोड़ दिया, किसी ने 200 करोड़ दिया, 50 करोड़ दिया। इस तरह आपने 1600, 1700, 1800 करोड़ वहां जमा हुए। तो गरीबों को वहां न्याय मिलता है? सीएसआर फंड का मतलब है जो कमजोर लोग हैं उनके काम में, कमजोर लोगों के लिए उस काम का उपयोग ना। आपने हॉस्पिटल तो अच्छा किया, बना दिया, बहुत अच्छा हॉस्पिटल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हॉस्पिटल में गरीब जनता के लिए कुछ नहीं है ना। इससे कम पैसे में तो टाटा कैंसर रिलीफ में वहाँ इलाज होता है बम्बई में। सिर्फ लोगों को वहाँ जाना नहीं होता, रहने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए लोगों को लगा कि अल्टरनेटिव तैयार हुआ है, लेकिन वो सस्ता नहीं है। और फिर आपने सोचना चाहिए कि वो पैसा आरएसएस के पास कहाँ से पैसा आया, कौन है उसके डायरेक्टर? देवेंद्र फडणवीस जी उसका मालिक है ना। परसों के दिन वो पूरी देश पांडे सभागृह में वो विश्वंभर चौधरी ने हमारे दादेश्वर साहब ने दावे के साथ कहा 1000 करोड़ का हॉस्पिटल आज तक नहीं हुआ। और आरएसएस का तो कोई अकाउंट नहीं है, आरएसएस के पास कोई पैसा नहीं है, आरएसएस कभी चंदा नहीं लेता। तो यह पैसा कहां से आया? सत्ता में रहकर आपने सत्ता का उपयोग करके उन लोगों से पैसे वसूल किए और फिर उनको कुछ ना कुछ तो फेवर दिया ही होगा आपने बड़े बड़े उद्योगपतियों को। यही इनका चलन है, यही इनका रास्ता है। नहीं, मैंने जैसा कहा ना कि अभी लोगों के मन में ये सरकार के प्रति, बीजेपी के प्रति, उनके अलायंस के प्रति एक घृणा है, नफरत है कि कोई मुद्दों को लेकर इन्होंने लोगों को न्याय देने का काम नहीं किया। और फिर चुनाव में उसी तरह का लोगों का मन परिवर्तन होता है, तभी मत परिवर्तन होता है। लोग तो इनको बताएंगे कि हमको ये सरकार नहीं होना, फिर वो कारपोरेशन में बताएंगे। और कारपोरेशन में तो ऐसे हाल है कि आज 19 महीने हो गए कारपोरेशन का चुनाव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने ठाकरे की सरकार तोड़ा, करोड़ों रुपए एमएलए को खरीद कर। इन्होंने शरद पवार के पार्टी को तोड़ा। लोगों में एक प्रकार के गुस्सा है, लोग ये बर्दाश्त नहीं करते कि एक विचारधारा के लिए हमने किसी को अगर मत दिया है, उसके लिए हमारे विचारधारा के मुताबिक अगर एमएलए चुनकर आया है, तो उनको ईडी का, सीबीआई का डर बताकर अपने पार्टी में लेना, सरकार तोड़ना, ये लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। वो कभी भी सहन नहीं करते। तभी तो डेमोक्रेसी जिंदा है और उसका बदला लेंगे लोग। इनको घर को भेजेंगे। फिर वो कारपोरेशन का चुनाव हो तो ये कारपोरेशन का चुनाव इसी डर से नहीं ले रहे। तो क्या कारण है? कोई ना कोई कोर्ट में भेज देते हैं और फिर सामने होती रहती है। ये तो लोकसभा के बाद चुनाव लेंगे, सारे चुनाव। और अभी लोकसभा का चुनाव आज ही पड़ रहा था कि लोकसभा का चुनाव अभी दिसंबर जनवरी में लेने की बात है, तब भी अगले महीने से इसकी प्रोसेस शुरू हो जाएंगी। मैंने क्या कहा कि देखो, कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है, वो हर चुनाव लड़ती है और चुनाव के वक्त में उनका जो एक माइंड सेट रहता है वो तैयार हो जाता है। सारे लोग अलर्ट हो जाते, सारे लोग मिलिट्री में जिस प्रकार से आवाज दो तो कैसे दौड़ के आते, उस प्रकार आते। मतभेदों की बात करते हैं ना, मतभेद कहाँ नहीं होते। मतभेद रहना ये डेमोक्रेसी के अंदर एक अच्छी चीज होती। हाँ, मनभेद नहीं होना चाहिए, लेकिन चुनाव में वो भी मनभेद खत्म हो जाते। अभी परसों के दिन नाना पटोले ने कहा जनसंवाद यात्रा के लिए, सारे लोग वहां आ गए। अभी उनको भी रियलाइज हो रहा है कि हमारा नेता इतनी मेहनत कर रहा है, देश पे इतना संकट है, देश बर्बाद हो जाएगा, देश टूट जाएगा। और ऐसी अवस्था में हमारा जो कांग्रेस वाला है वो अगर घर में ही बैठे रहेगा, वही अपने बहाने करते रहेगा, वही ग्रुप की बात करेगा, तो बरोबर नहीं ना। लोग उसको बोलेंगे कि आपकी पार्टी और आपका नेता इतनी मेहनत कर रहा है, सोनिया गांधी इतनी मेहनत कर रही है, इतना 84 साल का बूढ़ा आपका अध्यक्ष हो गया और आप घर में सो के हो, बरोबर नहीं है। तो सारे लोग लग जाएंगे और फिर लग जाते हैं तो कांग्रेस ने सबसे ज्यादा चुनाव जीती है क्या? तो 1-2 चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं, और वो भी ऐसा झूठे नारे देकर और लोगों को इस प्रकार बेवकूफ बना के तो कांग्रेस ने चुनाव नहीं जीते।
बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। गंजेपन एक समस्या। क्या आप गंजेपन से छुटकारा पाना चाहते हो? तो आइए साई नेचुरल ब्यूटी केयर। गंजेपन से छुटकारा केवल 1.5 से 2 घंटे में। विदेश की टेक्नोलॉजी अब भारत में। अमेरिकन नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट सेंटर, कंप्लीट हेयर वॉशेबल, हेयर वीविंग, बॉन्डिंग, टैटू एंड पियर्सिंग सेंटर, परमानेंट एंड टेम्पररी टैटू। साई नेचुरल ब्यूटी केयर, मिस्टर विनोद जमदाडे, 9552333129 and 9226210293. Our branch, shop number 114, Sadode Plaza, near Podareshwar Ram Mandir, CA Road, Nagpur, and Hari Archana Complex, block number 49, Utkhana Road, Medical Square, Nagpur. मोती ज्ञान को बढ़ाने वाला व धन प्रदान करने वाला रत्न है। व्यक्ति के व्यवहार को शांत करता है और निर्बलता को दूर कर चेहरे पर कांति लाता है। ये और ऐसे अन्य शुद्ध एवं सर्टिफाइड रत्नों के लिए आइए सिर्फ लोंधी ज्वेलर्स। 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर। इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक। अनुभवी डॉक्टर से सज्ज, सभी प्रकार के आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलने का एकमात्र स्थान। इनका पता शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। बढ़ते पेट्रोल के दामों ने अगर बढ़ाई है आपकी चिंता, तो इलेक्ट्रॉनिक मोपेड स्कूटर आपके चेहरे पर लाएगी खुशी। तृषा ईवी सॉल्यूशंस लेकर आया है मॉडर्न इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रेवो। ई मोटरसाइकिल मोपेड स्कूटर मॉडल के फंक्शंस जानकर आप रह जाएंगे दंग। अब लो बैटरी की चिंता से भी रहे दूर। ई स्कूटर में मिलेगी आपको 2 बैटरी की सुविधा, चलाने में आसान और लुक वाइज क्लासिक। स्कूल कॉलेज स्टूडेंट के साथ बुजुर्गों के लिए भी एक बेहतर विकल्प। 1 सिंगल चार्जर में स्कूटर चलेगी नहीं बल्कि दौड़ेगी 280 किलोमीटर तक। मॉडर्न इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रेवो, अ फंक्शंस ब्लेंड ऑफ मॉडर्न एंड रेट्रो स्टाइल, इलेक्ट्रिकली चार्ज एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली। हमारा पता तृषा ईवी सॉल्यूशंस, गड्डी गोदाम चौक, कामठी रोड, सदर, नागपुर। आवर कॉन्टैक्ट्स 7709 877 121। सचिन लाइफस्टाइल मानसून ऑफर, कम से कम दाम में कपड़े, वो भी क्वालिटी के साथ। कपड़ों की खरीदी पर डबल धमाका ऑफर, बाय 1 गेट 1 फ्री के साथ साथ अब कपड़ों की खरीदी पर 50% की छूट। सचिन लाइफस्टाइल का धूम धड़ाका सेल, जहां मिलेंगे संपूर्ण कपड़े बचपन से लेकर 55 तक। तो देर किस बात की, पहले आइए पहले पाए। सचिन लाइफस्टाइल, रमानगर, शताब्दी चौक, बेलतरोडी रोड, नागपुर। थाईलैंड के बाद नागपुर में पहली बार सबसे बड़ा फिश एक्वेरियम एंड टनल, सिर्फ नागपुर मेगा ट्रीट फेयर, जहां आपको मिलेंगे मनोरंजन के लिए भव्य झूले, स्वादिष्ट खाना और खरीदारी के लिए फर्नीचर, डेकोरेटिव आइटम, ड्रेसेस, इमिटेशन ज्वेलरी आदि भव्य दुकानें।
महिला विकास स्वयं रोजगार बहुउद्देश्य संस्था द्वारा प्रस्तुत नागपुर मेगा ट्रेड फेयर हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन एंड अम्यूजमेंट पार्क का भव्य मेला। तो अपने पूरे परिवार के साथ आज ही आइए मेगा ट्रेड फेयर, जो कि है रेशम बाग मैदान नागपुर में।